चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग फिजिक्स इसमें हिस्ट्री क्लास में 9th का हिस्ट्री आज हम लोग कंप्लीट खत्म कर लेंगे। 9th के क्लास के हिस्ट्री में आप लोगों को याद होगा, पहला लेसन आपने क्या पढ़ा? फ्रांसीसी क्रांति, तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। दूसरा लेसन रूस की क्रांति, समाजवाद के बारे में हम लोग दूसरा में देखे। तीसरा, तुम लोगों को लेसनों नहीं याद हुआ रे? हिटलर के बारे में हम लोग तीसरा में पढ़ेंगे, नाथसीवाद और हिटलर। चौथा में हम लोग पूरे देख लिए वन समाज के बारे में, कैसे वन के लोग रह रहे हैं। और पांचवा में हम लोग देखे पशुपालक समाज, और पशुपालक पिछले क्लास हम लोग शुरू किए थे, ये लास्ट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी 9th क्लास में 5 लेसन आपको पढ़ने हैं। अब आज लगभग पिछले दिन ही खत्म था, लेकिन आज हम इसको पूरा खत्म करके टेस्ट का क्वेश्चन करके आज इसको खत्म कर लेंगे। इसके बाद इस पर आपका टेस्ट वगैरह अब चलते रहेगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया हो। क्वेश्चन कैसे कैसे उठाता है ये आज समझा देंगे। उतनी गहराई से पढ़ के रेडी रहना। फिर हम क्वेश्चन लेंगे, 3 स्तर पे टेस्ट होगा, हल्का, मीडियम और थोड़ा भारी। सब किताब में से ही रहेगा, 9वें में से सब रहेगा। तुमको बाद में बताएंगे कि देखो तो पेज नंबर इतना में है, कहोगे जा कैसे पढ़ लिए थे, छूट गए। तो ये स्तर आएगा ना, तो वही चीज यहाँ दुख हो। तो वो अभी तरीका भी हम तुमको बता देंगे कि इतना रंग के एकदम ठीक से पढ़ना है। और हम लोग की ड्यूटी थी कि केवल इंटरेस्ट बना के ठीक ठाक कर लेना। अब कल से आप लोगों का जो क्लास इसमें है, तो इसमें 9th के जगह क्लास शुरू हो जाएगा 10th में। इसकी तुलना में थोड़ा कम समय लगेगा, कारण है कि आप शुरुआत में थोड़ा आपको ढालना भी था कि कैसे कैसे समझेंगे, इसलिए टाइम टेकन इसमें थोड़ा ज्यादा लिए, इसमें थोड़ा कम लेंगे। 11th तक 10th में भी लगभग सब वर्ल्ड ही पढ़ना है, ये भी वर्ल्ड ही है, ये भी वर्ल्ड ही। तो ये 9, 10th, 11 सिर्फ उनके लिए लाभ होगा जो लोग शिक्षक भर्ती में फॉर्म भर रहे हैं। दूसरा, उनके लिए लाभ होगा जो लोग दरोगा भरने का सोचे हैं। दरोगा के पीटी में, दरोगा के मेंस में, दरोगा किसी भी सेक्शन में इधर की भूमिका बहुत बढ़ रही, तो इसलिए आजकल दरोगा इसी बार एक्साइज वाला हूं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से खींच ली। एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका मेन प्रश्न रहा। तो इधर का जो ट्रेंड है दरोगा के लिए, कोई बच्चे सोच रहे हो तो ये सब लीडिंग क्वेश्चन है, चूंकि कहीं पढ़ता नहीं है बच्चा, तो तुमसे दे रहा है तो तुम लीड करो। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट तुम्हारा इसमें चला जाएगा। इसमें 11वां क्लास सबसे कम इंपॉर्टेंट है, चूंकि विश्व का प्राचीन पढ़ना है, एंशियंट वर्ल्ड, तो ये थोड़ा सबसे ज्यादा नीरस रहेगा। 10वां के बाद 11वां में एकदम लगेगा कि माथा पक गया, और तब 12वां में फिर लगेगा कि नहीं ठीक हो गया, क्योंकि इसमें पूरे इंडियन हिस्ट्री पढ़ना, इसमें वर्ल्ड नहीं रहेगा। तो 12वां से पूरे आपको इंडियन पढ़ना रहेगा। तो ये 2 सेक्शन हम लोग, और इसके बाद तीसरा। 11वां में थोड़ा कम समय देंगे, चूंकि एंशियंट से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं रहता। फिर भी जितने लेसन है सब तो पढ़ाएंगे ही आपको। चलिए, तो अब तेजी में केवल एक बार सुनेंगे, हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। 5वां लेसन, आधुनिक विश्व के चरवाहे। पिछले दिन सुना हुआ था, फिर से लास्ट वार्म अप कर दें कि एकदम क्लियर। हमने आपको बताया कि जो चरवाहे होते थे, गाय भैंस चराने की जिनकी ड्यूटी थी, और बड़े संख्या में भेड़ रखे, बकरी रखे, या भैंस रखे, मवेशी रख रहे हैं, तो वो लोग, जरूरी नहीं है कि खुट्टा में 2-3 है तब तो बांध लिया। 1000 भैंस है, कहाँ बांधे? तो उन लोग क्या करते थे, अपने जीवन को ही घुमंतु बनाते थे कि बैठ के अब 1000 को खाना खिलाएंगे, फिर भैंस को उतना को खाना खिलाने के बाद गोबर, फिर तमाम सिस्टम, बहुत परेशान। तो इसके लिए भैंस को ही दिन भर हम फ्री छोड़ेंगे कि अपने से खा लो। क्योंकि भैंस क्या है, ईश्वर का बनाया हुआ ऑटोमेटिक मशीन, वो अपने से समझ लेगा हमको क्या खाने योग्य है, अपने से खींच लेगा, फिर अपने से जो उत्पाद देगा मनुष्य कहेगा कि मेरे लिए है, खींच लेगा वो। तो इसमें उनको कॉस्टिंग कम पड़े, और इसीलिए ये हर जगह हर समय निश्चित नहीं है कि जो उनका चारा है वो मिल जाए। तो इसके लिए वो घुमंत जिंदगी जीते थे, और ये घुमंतु चरवाहे भेड़ के, बकरी के, ऊंट के, भैंस के रेवड़ लेके चलते थे। रेवड़ का मतलब झुंड लेके चलने वाला। कई लोग अब उसी टाइप के टेंडेंसी में हमेशा चलने लगे। पहाड़ी क्षेत्र का, पठार क्षेत्र का, मैदान क्षेत्र का, रेगिस्तान क्षेत्र का, सबका नेचर अलग रहा। क्योंकि आपको हमने बताया था कि पहाड़ी क्षेत्र जो ऊंचे ऊंचे होंगे, तो ऊंचे वाले क्षेत्र में ठंड के मौसम में ज्यादा बर्फ गिरेंगे, ज्यादा बर्फ गिरेंगे तो वहां घास वगैरह सब मैदान ढक जाएगा।
तब वो नीचे के क्षेत्र में चल देंगे। फिर जब गर्मी का क्षेत्र आएगा, वो जब पिघलने गए बर्फ, तो वहां पे बहुत ही सुंदर बर्फ के पिघलने से घास आएगा। और आपको हमने बताया था कि उस हिमालय क्षेत्र में घास के मैदान को बुग्याल कहते, जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते, उत्तराखंड में बुग्याल है, और भी हम लोग उसको पेयार के नाम से जानते। ये सब घास के मैदान थे। इसके बाद हम लोग देखे थे महाराष्ट्र के बेल्ट में ये जो घुमंतु चरवाहा है वो पठारी जीवन जी रहे। पर्वतीय जीवन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्र में घुमंतु चरवाहा है। मैदानी भाग मध्य प्रदेश का हिस्सा हो सकता है, ये हम लोग देखे थे, बंजारा वगैरह हम लोग पढ़े थे, यूपी का हिस्सा हो सकता है। हम लोग का जो हिस्सा है इधर मैदानी भाग में आपने कई बार भेड़ का झुंड लिए हुए चरवाहा को आपने भी देखा हो। अब इसी में रेगिस्तानी भाग, तो ये निश्चित रूप से हमारा कहाँ है, राजस्थान में। तो इन सभी भागों में चरवाहा जो जानवर लेके चलते हैं, आपको हमने बताया था कि इनके जानवरों का किसान भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। कब? जब फसल है तब, कि हटा तब? हटा तब। जैसे ही खरीफ फसल कटा, तो खरीफ फसल कटने के बाद फसल के नीचे छोटे छोटे जो रह गए उसको हम लोग ठोठो कहते। अब ये ठोठो को खाने के लिए अगर यहाँ पे ले आते हैं एक बार में भेड़ का झुंड, 200 भेड़, तो फायदा क्या है, ये 200 भेड़ इनके पूरे खेत में खाएंगे ठोठो, और वो जो गोबर देंगे वो डायरेक्ट समझिए कि मशीनरी काम कर रहा है, ठोठो खाए और डायरेक्ट गोबर दी, तो ये गोबर इनके लिए खाद डायरेक्ट बन गया, जो सड़ के टाइम लगता। तो इसीलिए वो जैविक खाद की प्राप्ति के लिए गांव में लोग कहते हैं कि खेत में अगर भेड़ बैठ गया तो उपज 1.5 गुना बढ़ जाए। जान के हम ऐसा कह दिए, तो उससे फायदा क्या हुआ, भेड़ चराने वाले को आसान हो गया। किसी के खेत में है तो किसान बुलाएंगे कि यहीं आइए, कुछ पैसा भी देंगे, लेकिन 2 दिन भेड़ यहीं बैठा दीजिए। वो बेचारा ये सोचता है कि भेड़ के बैठने से, गर्म होने से कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना। भेड़ के बैठने से उसके जो गोबर है, अपशिष्ट है, उसके कारण एज ए जैविक खाद मिल गया, उत्पादन बढ़ गया। ये नहीं समझना कि भूमि को ठंडा मार रहा था, अब भेड़ बैठा तो गर्म कर दिया, गर्म करने से उत्पादन बढ़ गया, ऐसा नहीं समझना। तो इसके लिए किसान वर्सेस चरवाहा में एक गहरे संबंध थे, और इसी कहानी को हम लोग पिछले दिन सुने थे। तेजी में हम लोग को सुनना है, भारत के विभिन्न राज्य के चरवाहों के बारे में हम लोग सुने थे, और पिछला दिन आपको बताए थे कि यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा। और याद है, गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के चरवाहा है। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर, गद्दी हिमाचल प्रदेश, भोटिया उत्तराखंड, शेरपा उत्तराखंड, किन्नौरी उत्तराखंड, धंगर, याद होगा कि लंगर चलाने वाला महान आदमी है, और लंगर से क्या याद रखना था, धंगर महाराष्ट्र, गोल्ला, कुरमा, कुरबा, ये आपको बताए थे कर्नाटक के भी हिस्सा में है, तेलंगाना के भी हिस्सा में है, आंध्र प्रदेश में भी है। एनसीईआरटी में आपको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दिया है, लेकिन बाद में चूंकि तेलंगाना का पार्ट अलग है, तो तीनों में ही ध्यान रखना, गोल्ला, कुरमा और कुरबा। इसके बाद राजस्थान में कौन था, रायका, आपको बताया थे, रा से रात दिमाग में सेट रखना। ये रायका कौन से पशु ज्यादा रख रहे थे, ऊंट का। इसी में ऊंट पालक को जो रायका में थे मारू, और इनकी बस्ती को ठंडी कहा गया। याद है, रायका की बस्ती क्या कहलाई, ठंडी। जो रायका ऊंट पालन करते थे उनको मारू। भेड़ बकरी भी कई रायका चलाते थे, इसीलिए इसमें मारू केवल ऊंट वाले के लिए प्रयुक्त होता था। गुजरात में बड़ा इंपॉर्टेंट था मालधारी, और मालधारी कच्छ के मैदान में थे। कौन से घास में, बन्नी घास के मैदान में। और पिछले दिन ही आप सारे बच्चे को ये पूरा का पूरा कंप्लीट याद करवा दिए थे। इसमें दोनों साइड से लास्ट वाला रिवीजन कर लेंगे, लास्ट वार तेजी में हम लोग सुन लेंगे। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर, गद्दी हिमाचल प्रदेश, भोटिया कहा उत्तराखंड, धंगर लंगर चलाए महाराष्ट्र, गोल्ला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, रायका राजस्थान, मालधारी कहाँ है, गुजरात। अब ठीक इधर से पूछा जाएगा तब हमको क्लियर लगेगा कि हाँ समझ गया। चलो तुम ही सुना दो। जम्मू कश्मीर के पशुपालक जनजाति गुज्जर बकरवाल, हिमाचल प्रदेश गद्दी, उत्तराखंड
भोटिया, बहुत बस एक हो गया महाराष्ट्र, धंगर, महाराष्ट्र में धंगर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोल्ला, कोरमा, चलिए राजस्थान, रायका, गुजरात, मालधारी, गुजरात में कौन थे? मालधारी, बैठ जाइए। तो पहला तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि ये किसी भी परीक्षा में, चूंकि भारत के संदर्भ में, वर्ल्ड का नहीं है, कोई भी परीक्षा में एसएससी के लिए टॉनिक हो। अब एसएससी वगैरह परीक्षा में लाख कहीं पढ़ले रहेगा जनजाति, एकदम ट्रिक्स से सब पढ़े रहो, और सेटर एनसीईआरटी से उठा के सीधे कहेगा धंगर पशुपालक जनजाति किस राज्य में। अब अभी तो लिखल है, दम ताजा है, तो कहीं बाहर नहीं, और नहीं तो परीक्षा में कहेगा धंगर कहाँ, मालधारी कहाँ, और गद्दी वगैरह टीचर पढ़ा लेते हैं, कई जगह मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जो एनसीईआरटी में, वो सिर्फ एनसीईआरटी क्लास से ही सीखोगे। तो इसीलिए आपका ये सब जो सेक्शन देख रहे हो ट्रेडिशनल जीके में, आपका एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ही आपका हो गया। नेक्स्ट आपको मानचित्र हमने बताया था कि एनसीईआरटी में ही आपको दिया हुआ है, याद होगा। यहाँ पे गुज्जर बकरवाल, गद्दी, भोटिया, गुज्जर, राजस्थान में रायका, गुजरात में मालधारी, बंजारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, धंगर महाराष्ट्र, यही कुरमा, करूबा, गोल्ला एक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। ये मानचित्र एनसीईआरटी पुस्तक में दिया गया। तो अब हम समझते हैं कि ये तो लाइन क्लियर है सबका। ये सभी एक पशुपालक समाज है, उनकी रहन सहन अलग है, इसीलिए इनको जनजाति भी कहते। आपको हमने पिछले क्लास में भी समझाया था कि दो कास्ट है, एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब। इन दोनों में अंतर क्या है? शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति को कहते और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति को कहते। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में है, शेड्यूल ट्राइब खास प्रकार के कार्यों से ही उनका जुड़ाव होता है, और खास प्रकार के वो कल्चर, संस्कृति है, खास स्थानों पर निवास है, उनको ट्राइब कहते, जनजाति। बाकी शेड्यूल कास्ट आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से काफी पिछड़े हुए, सामाजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सामाजिक रूप से भी काफी पिछड़े हुए। बाकी ये समाज के साथ ही हैं, ये समाज से अलग भी रहते, जैसे आदिवासी। अब आदिवासी को हम लोग शेड्यूल कास्ट में रखेंगे कि शेड्यूल ट्राइब? शेड्यूल ट्राइब में, क्योंकि बाकी लोग से छटे हुए। उसी तरह पशुपालक शेड्यूल कास्ट के पार्ट होंगे कि शेड्यूल ट्राइब के? शेड्यूल ट्राइब के पार्ट होंगे, इसीलिए इसके आगे में जनजाति शब्द लगा देते हैं। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा कि बताओ धंगर जनजाति, तो मत समझना कि धंगर में जनजाति लग रहा है, चूंकि वो पशुपालक है, लिविंग स्टाइल उनके अलग है, पूरे सिस्टम से वो छटे हुए हैं, तो इसीलिए धंगर का मतलब कहाँ का हो गया? महाराष्ट्र का। चलिए अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे। आपको हमने समझाया था कि जब बहुत ठंड पड़ता है तो ये भावर, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में पहुंचते थे, और जब गर्मी होता था तो ऊंचे पहाड़ पर घास के मैदान, इसी का नाम क्या था? बुग्याल। इसी में जम्मू कश्मीर में नाम क्या था? मर्ग। इसी में और क्या नाम था? प्यार। ये जो देखो बुग्याल है, प्यार है, ये सब उत्तराखंड के घास के मैदान है। मर्ग जम्मू कश्मीर के घास के मैदान है। अब आपसे पूछा जाएगा कौन घास का मैदान है, तो मर्ग जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में बुग्याल, प्यार, ये सब यहाँ पर सिस्टम ध्यान रखोगे। मर्ग में आगे कुछ भी लगा देगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग, सब जम्मू कश्मीर में घास का मैदान। अब तुम घूमने नहीं भी गया, कोई कहेगा गुलमर्ग जा रहा है, तो जैसे ही मर्ग सुनना तो समझ लेना कि पहाड़ पर नहीं है, मैदानी भाग पे है, और वहां बहुत ही बढ़िया गर्मी के समय में वहां घास के मैदान हो। तो ये पार्ट हम लोग यहाँ पर देखे थे। हम लोग देखे कि औपनिवेशिक शासकों को अंग्रेज किस प्रकार से तंग किए। तंग करने में हम लोग देखे कि पहली बार 1865 में वन अधिनियम लाए। 1878 के वन अधिनियम के द्वारा वन को 3 भागों में बांट दिए, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। आरक्षित जगह क्षेत्र में उनके प्रवेश को रोक लगा दी। अंग्रेजों का मानना था कि हमारा जो वन इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे सीधे सीधे अच्छे लकड़ी को हमने लगाया, अब उसमें चरवाहा को हम घुसने देंगे तो कोई 500 भैंस लेके घुस जाएगा, कोई 500 भेड़ लेके घुस जाएगा, और चरवाहा तो अपना जंगल में खोजने में लगा रहेगा कि कहाँ पका हुआ क्या है, वो अपना खाने में लगा रहेगा। और ये लोग भैंस और भेड़ वो अपने खाने में लगेंगे। तो हम जो भी छोटे पौधे लगाए हैं, पौधे जो जो कोपल दे रहे हैं, जो थोड़ा भी अभी पौधा और डेवलप होता, कौन सा भैंस अपना सिंग हुंग भिड़ा दिया
कि वो पूरे जंगल को हमारा नष्ट करता है। इसीलिए उन लोगों ने कहा कि जो आरक्षित वन है यहाँ पशुपालक नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अपने उत्पादन के लिए इस वन का प्रयोग करेंगे। इनको रोक लगा दी। बोलो इनका एरिया बढ़ गया कि घट गया? घट गया। दूसरा, फिर इनकी जो भैंस भेड़ ऐसे ही गैर मजरूआ जमीन में चरते थे, अंग्रेजों ने उस पर भी एक हेड मुखिया बना करके उस पर भी रोक लगा दिया कि इस पे हम टैक्स वसूल करेंगे, खेती होगी। जंगल भी गया, ये भी गया। धीरे धीरे उन लोगों ने इनको और तंग करने के लिए पशुओं पर भी टैक्स शुरू कर दिए। पशुओं को आरक्षित छोड़ करके सुरक्षित में जाने के लिए पास इशू करना शुरू की। पास में भी लिखे रहते थे कि इस महीना भेज रहे हैं, ये महीना निकल जाना है, इतना जानवर लेके घुस रहा है, जितना जानवर है उसका टैक्स लगेगा। इतने स्तर से उनको क्रश किए। आपको याद है 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम लाए। कई जनजाति को इन्होंने अपराधी घोषित किया। ये जनजाति अपराधी है, ये घूमेगा ही नहीं, एक जगह चुपचाप स्थायी रहेगा, नहीं तो ये लोग कहीं जाएगा तो सबसे बदमाशी यही करता है। और इस तरह से इन लोगों को इतना क्रश किए कि अब बताइए इन लोग गाय भैंस बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। कई लोग अपने जीवन में चेंजिंग लाए, दूसरे क्षेत्र में अपना जो है प्रवेश किए, तो ये सब उनको प्रभावित करने वाले मेन कारक रह गए। हम लोगों को आज अंतिम मेन सीखना था, अफ्रीका में चरवाहा जीवन जो है भारत का हम लोग सुन चुके थे। अफ्रीका महादेश, अब समझो मेन रूप से आपको जो समझाए थे वो पहले ध्यान दो। ये अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश में हमने आपको जो समझाया था वो याद होगा कि यहां से विषुवत रेखा गुजरती। विषुवत रेखा गुजरने के कारण आपको हमने बताया कि विषुवत रेखा पर सालों गर्मी होती और विषुवत रेखा पर डेली वर्षा होती, और डेली गर्मी और डेली वर्षा से इस तरह के वर्षा को विषुवतीय वर्षा कहते। और इसके कारण यहाँ पेड़ पौधे घास झाड़ी बहुत ऊंचे ऊंचे होते। यहाँ जंगल कम घना है कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। और इसीलिए ये जो देख रहे हो केनिया, तंजानिया, इन जगहों पर खेती का सोचना ही नहीं। यहाँ कई ऐसे जनजाति हैं जो शुरुआत से आज तक पशुपालक जीवन ही जी रहे। यहाँ इतने पेड़ थे कि अफ्रीका महादेश को यूरोपीय देशों ने अंध महादेश का, ये अंधेरा महादेश। जब घुसे तो खाली पेड़ ही है, जंगल ही है, वो भी इतना घना जंगल है, इतने सारे लत्तर पेड़ पर चढ़े हुए हैं कि कहा ये अंध महादेश है, अंधेरा महादेश। अब सोचिए इस महादेश में कृषि से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया पशुपालक। और यहाँ का एक पशुपालक समाज जिसका नाम हम लोग बताए थे मसाई। ये मसाई का मतलब हमने बताया था कि आज भी मसाई जनजाति जिसको कह सकते हो, एक केनिया और तंजानिया में अभी भी इनके लिविंग स्टाइल कंप्लीट अलग। ये आज भी गाय भैंस ही इनकी पूंजी है। आज भी इनके लिए लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है, नौकरी के लिए नहीं, योद्धा बनने के लिए। अलग तरह के रेड कलर का ड्रेस पहनना है और योद्धा बनो। योद्धा कब बनोगे? जब तुम हमला करके दूसरा के 2-4 गो भैंस गाय चुरा के ले आओ, छीन के ले आओ। जब तुम ले आते हो तो तुम योद्धा के पद के लायक हो। क्यों? कितना घींच के लाए हो, इसी से तुम्हारी वीरता पता चलेगी। और ऐसा सब करते हैं, अभी भी इन लोग के यहाँ यही चल रहा है। और गाय भैंस को ही इन लोग कहते हैं कि ये मेरे लोग हैं, मेरे परिवार हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? मसाई। तो यहाँ मसाई जनजाति हो गए। बाकी कई जनजाति में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका में 2 जनजाति, एक नामा और एक जुल्लू। जुल्लू सबसे इंपॉर्टेंट है, कारण दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी गए थे तो यहाँ जुल्लू युद्ध हुआ था। जब इंडियन पढ़ाएंगे तो वहां जुल्लू जोड़ेंगे, गांधी जी के साथ जुल्लू। अब क्वेश्चन पूछेगा जुल्लू युद्ध, कोई लड़का के बेचारा के हालत खराब हो जाएगा कि जुल्लू युद्ध कौन युद्ध है भाई? तो चूंकि युद्ध इंडिया का है ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका गांधी से जुड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि गांधी इनके सपोर्ट करे कि जुल्लुओं पर अत्याचार नहीं करो। जुल्लू कौन है? एक पशुपालक जनजाति। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जुल्लू जनजाति तो समझना कि वो कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका। जब कहे कि मसाई जनजाति
केनिया और तंजानिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मसाई आपसे पूछा जाए, इसी में यहाँ पे बहुत बड़ा एक अभ्यारण्य है, मसाई मारा वन्य जीव अभ्यारण्य। मसाई मारा, अब आपसे क्वेश्चन आएगा मसाई मारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो केनिया में। मसाई मारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो केनिया। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है। सूडान का एक जनजाति है पशुपालक बेज्जा, तो ये भी क्वेश्चन हमने कई बार देखा है, क्वेश्चन पूछ दिया बेज्जा जनजाति संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है बेज्जा कहाँ का है, सूडान का। बाकी ये जो देख रहे हो सोमाली, तो कम पूछने का चांस है। इस देश का नाम ही है सोमालिया। सोमालिया, तो यहाँ की जनजाति कौन हो गई, सोमाली। इसको अफ्रीका का हॉर्न कहते हैं। हॉर्न माने सींग। कहेगा कौन सा देश अफ्रीका के सींग है, तो अगर इसको भैंस मान ले तो ये भैंस के सींग नजर आ रहा हो, और इसीलिए सोमालिया। सोमालिया फेमस किस लिए था वो भी समझ लो। यहीं से भूमध्य सागर और लाल सागर है, ये यहीं पर हमारा एक नहर बना, स्वेज नहर, यहीं से जहाज जाते थे और भारत आते थे। सोमालिया के पशुपालक समाज के लोगों को जब कष्ट होने लगा, दिक्कत होने लगी, तो इस सोमाली जनजाति सबसे अच्छा ड्यूटी निकाल लिए, क्या कि बस इनके जहाज को लूट लेना। और इसीलिए समुद्री डकैत में सबसे नामी डकैत सोमालिया के थे, ये सबसे फेमस डकैत। तो पूछा गया अफ्रीका के मेन डकैत देश, तो ये सोमालिया। इनकी ड्यूटी थी किसी जहाज पर हमला करो, लूट। कैसे होता है आपके भी पूरे जवार में एकाग गांव फेमस होता है, भैंस चोर गांव, उसको चोरी वाला कहीं होता है तो यही गांव का काम होगा, वहां सब वही फेमस है। कोई कोई गांव रिजल्ट के लिए भी फेमस, वहां पढ़े वाला। उसी तरह से सोमालिया फेमस बेचारा अलग केस में, तो सोमाली नहीं पूछेगा। अभी दिमाग में बैठा हो, बेज्जा जनजाति सूडान, जुल्लू दक्षिण अफ्रीका, जैसे हम कहें मसाई केनिया और तंजानिया। मसाई बहुत बड़ी जनजाति है, तो केनिया और तंजानिया दोनों में ध्यान रखेगा। बाकी और बहुत इसमें दिया है, लेकिन आपको उतनी आवश्यकता है नहीं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझाएं, तंजानिया की कहानी हल्का समझना। तंजानिया की सबसे पुराना नाम क्या था, तो जर्मन ईस्ट अफ्रीका। अब आपसे पूछा जाए तंजानिया का पुराना नाम क्या है, जर्मन ईस्ट अफ्रीका। 1919 ईस्वी में ये जर्मन ईस्ट अफ्रीका जो देख रहे हो, इस पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया, और इसी का नाम उसने रखा तंगानिका। इसका नाम तंजानिया नहीं था, नाम क्या था, तंगानिका। किसने रखा, इंग्लैंड ने। भारत सोचो 1947 में आजाद हुए, ये तंगानिका को 1961 में इंग्लैंड आजाद किया। अफ्रीकी देश सबसे अंतिम में आजाद हुए, लास्ट तक पकड़ाए रहे। इसीलिए आज सबसे पिछड़े हुए देश आज भी अफ्रीका। आज भी अगर भूख से कहीं मरने वाली स्थिति है तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा। आज भी वहां कई ऐसे देश हैं जहां बेचारे कंद मूल खा के रह रहे हैं, खेती भी नहीं हो रहा, तो सबसे गरीब स्थिति है। जब ये आजाद हुआ तो 1964 में जंजीबार को अपने साथ मिला लिया तंगानिका, और जब जंजीबार को विलय किया तो इसी का नाम तंजानिया हुआ। तो पहले एक दो बात समझाएं, बहुत बढ़िया से सुनना। ये जो मानचित्र देख रहे हो, तंगानिका यही है, और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि एक द्वीप है जंजीबार। देखो जंजीबार और पेम्बा, ये दो द्वीप, जब वर्ल्ड पढ़ाएंगे ज्योग्राफी तो वहां से धीरे धीरे रिलेट होगा, तो आपके इंटरेस्ट बढ़ेंगे। जंजीबार और पेम्बा ये दो द्वीप है। तो जंजीबार एक द्वीप है, और वर्ल्ड का सबसे फेमस द्वीप है लौंग के उत्पादन। देखो ध्यान से, तो जंजीबार द्वीप का नाम आपको भूगोल में आए, और वहां तुमसे पूछा जाएगा वर्ल्ड में लौंग उत्पादन में प्रमुख द्वीप कौन है, तो जंजीबार। अब कई बार क्वेश्चन हमने ये भी देखा कि जंजीबार का नाम ही नहीं दिया। लौंग उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है केनिया, तंजानिया, अब तंजानिया दे दिया। अब जो लड़के नहीं जान रहे कि जंजीबार किसके अंदर में, तंजानिया के अंदर में है, तो तंजानिया नहीं मारेगा। तो यहाँ पे पेम्बा द्वीप, जंजीबार द्वीप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, तंजानिया ने जंजीबार को अपने देश में विलय कब किया, ये तब पूछेगा जब सेटर सोच लेगा कि इससे बनने नहीं देना है। 64 तक पूछेगा,
शैतान सेटर ये भी पूछेगा कि तंजानिया ब्रिटिश से कब आजाद हुआ। लड़के बेचारे भारतीय आजाद से परेशान, आई तंजानिया के आजाद करा रहा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, तंजानिया आजाद कब हुआ 61, उनका जंजीबार द्वीप कब अधिकार किए 64। इसमें ये पूरे हिद एनसीईआरटी में डिटेल दिया है, तो आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें दो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपॉर्टेंट है, तंजानिया में बहुत ही बड़ा एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, और इसीलिए ये नेशनल पार्क सभी बच्चे को दिमाग में एकदम डाइजेस्ट चाहिए। सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में? तो आपको ध्यान रखना है, सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में है? तंजानिया। एक बहुत ही आज भी जैव विविधता यहाँ बचे हुए, आदमी छोड़ दीजिए, वहां के पशु का भी एक चक्रण है, दौड़ के यहाँ से यहाँ हर महीने जैसे जैसे बरसात बढ़ते जाते हैं पशु भी बढ़ते जाते, माने जानवर भी। ये महीना इतना बड़ा है कि अब इस महीने में यहाँ वर्षा है तो अगला महीना यहाँ, अगला यहाँ, अगला यहाँ, तो चक्रीय रूप से जानवर भी चक्र में दौड़ते चलते हैं। और उसी के रास्ते में जहां जहां शेर बाघ है, वो लोग इंतजार करते रहते हैं कि अब हमारे चक्र में आएगा, तो भर पेट खींच लेते हैं, क्योंकि फिर अगला साल भेंट हो, बीच में फिर छोटा छोटा भेंट हो, तो उस समय एकदम हाउसफुल करना। रास्ते में नदी आया, तब नदी फाड़ने में सारे मगरमच्छ ऑन वेटिंग है, कब आएगा। तो तुम जो भी नेशनल ज्योग्राफी पे या कोई भी चैनल पर देखोगे, तो उसमें जो जानवरों की कहानी आप देख रहे हो, तो उसमें विल्डेबिस्ट वगैरह जानवर ज्यादा दिखाए, वो इंडियन नहीं है, वो विल्डेबिस्ट वगैरह ये सब सेरेंगेटी, जो अभी देख रहे हो मसाई मारा, ये सब का ही सीन आप ज्यादा देखोगे, क्योंकि यहाँ जैव विविधता आज भी बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेरेंगेटी नेशनल पार्क कहाँ है? तंजानिया। इसी में आपको कहा जाए कि मसाई मारा नेशनल पार्क कहाँ है? तो केनिया। शाम्बुरू नेशनल पार्क कहाँ है? तो केनिया। आपको ध्यान रखना है, शाम्बुरू केनिया में है, मसाई मारा केनिया में है, सेरेंगेटी तंजानिया में है। तो आपको ध्यान रखना है, सेरेंगेटी तंजानिया। बताओ मसाई मारा का अर्थ क्या है? मसाई मारा ये जो देख रहे हो, ये मसाई का अर्थ क्या है? मेरे लोग। ये मसाई मेरे लोग किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? जानवरों को। बोला जाए जैव विविधता क्या है? जैव विविधता को इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता नाम से ही देखो क्लियर हो रहा है। जैव माने क्या होता है? जीव जंतु। विविधता का मतलब अलग अलग। ईश्वर, तुम ही नहीं सोचो कि सब जानवर पहचानते हो। तुम्हारी उम्र अभी इतनी हो गई है, फिर भी बरसात के समय गांव में लाइट जला के बैठोगे रात के समय, तो अचानक कह सकते हो कि अरे बड़ा विचित्र डिजाइन के कीड़ा देख रहा है, ऐसा आज तक नहीं देखे थे। इतना बड़ा हो गया तब भी, तो एक विविधता का पार्ट। ईश्वर ने इतनी विविधताएं दिए हैं कि जिसको तुम कितना भी बड़ा हो जाओगे तो अंतिम कहेगा कि ये तो एकदम नया डिजाइन, ऐसा आज तक नहीं देखे थे। उतनी विविधताओं से भरा हुआ हमारा पृथ्वी, और हम लोग क्या करते हैं अपने लाभ के लिए, हर जीव का अलग अलग है, हर जीव अलग अलग चीज खाते हैं। अब हम लोग खास चीज को हटा दें कि घास काम का नहीं है, उड़ा दो, तो हम लोग ये अनुमान नहीं लगाते हैं कि उस घास को खाने वाला न जाने कितने कीड़े होंगे, वो अलग अलग डिजाइन के होंगे, और हम खास तरह के घास को उड़ा दिए तो उसको खाने वाला कई तरह का जीव उड़ गया, खत्म हो गया। अब उड़ गया तो उससे जैव विविधताओं का ह्रास होता है। जिस जंगल में मानवीय हस्तक्षेप कम है, वहां आज भी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। यानी एक से एक पौधे, अभी तुम लोग तो गिन के कुछ ही पौधा देखा, एक से एक डिजाइन के पौधे। अब मालूम चलता है कि मांसाहारी भी पौधा भी मांस खा रहा है। तब वो सब हम लोग देखेंगे, जो पीटर वृक्ष है उसको हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग क्या होगा जरूर पहले, लेकिन हम लोग रिसर्च कर करके वो सब खत्म कर दी। अगर मांसाहारी पौधे हमारे बिहार में रहे तो लोग रहने देगा? उसको अपने से खाने ही नहीं देगा, खिला खिला के मार देगा। मांसाहारी ऑटोमेटिक ढक्कन बंद, लाते हैं डालते हैं, तो एक बार खिलाएगा, अच्छा है खा लिया, अगला बार पत्थर डाल देगा कि वाला देखें क्या है, फिर कुछ डाल देगा, बेचारा के पेट में ऐसा चीज डाल दिया कि सूख गया। तो ये बायोडायवर्सिटी का ह्रास हो। जैव विविधता का मतलब जीवों में विविधता। बोलो हम नदियों में बांध बांधेंगे, बोलो बायोडायवर्सिटी बढ़ा कि घटा? घटा। नदियों में बांध बांधे तो बहुत सारे क्षेत्र जलमग्न हो जाए।
यहाँ के जो आदमी है सरकार तो उसको मुआवजा दे देगी कि लो इतना पैसा, शिफ्ट हो जाओ फलाने जगह, शिफ्ट हो गए तो वो तो शिफ्टिंग हो गया। लेकिन बेचारे जो यहाँ हजारों करोड़ों जीव रह रहे थे, कीड़े मकोड़े रह रहे थे, वो क्या जानने गए कि मनुष्य यहाँ नया शिफ्टिंग करके मुआवजा दे दिया है, वो तो अचानक पानी में खत्म हो। तो ये सभी बायोडायवर्सिटी को हम लोग को बचाने का प्रयास करना, इसीलिए हर जगह इन शब्दों पर बल दिया जाएगा भूगोल के स्तर में कि हम लोग को कोशिश करना है कि ईश्वर ने जो विविधताएं दी है हम मेंटेन रखें। अब जरा ध्यान से सुनेंगे तो मसाई जो देख रहे हैं इनका जीवन कैसा है, घुमंत और चरवाहा समुदाय है, दूध मांस यही सब पर मेन इनके पूरे जीवन है। इतना ही समझ लो कि 1930 में सर्वे किया तो अंग्रेजों ने कहा कि केवल केनिया में, तंजानिया छोड़ दो, 7 लाख गाय और 8 लाख भेड़ और 2 लाख गधा ये मसाई लोगों के पास था। तो इस जनजाति के लोग इतना रखे हुए थे उस समय, 1930 की बात। 31-32 में सुखाड़ थोड़े आते हैं और थोड़ा अंग्रेज इन पर निकल टाइट करता है तो अचानक कहता है कि इसकी संख्या आधा हो गई। तो हल्का टाइट किया तो बेचारे इनके पास भविष्य के लिए कुछ बचा हुआ नहीं है, चलता फिरता। जैसे तुम देखा होगा लेबर मिस्त्री, उसकी आदत है 30 दिन पर वो पेमेंट लेगा तो मर जाएगा, उसको डेली काम किया दरवाजा पर बैठ जाएगा और बस पैसा दीजिए। भविष्य की चिंता नहीं है उसको, जैसी 400 अगर मिला तो बस वो कहेगा कि हमको अब 100 का टॉनिक चाहिए, पी लिए, क्यों, हरासमेंट दूर हो गया, बाकी 100 कुछ सब मसाला तेल, और फिर जाकर के अगला दिन फिर बैठ जाएगा। उसको कहोगे कि लो तुम 500 हमसे फिर लेना 10 दिन बाद, तो कहेगा कि नहीं हमको डेली दीजिए, क्योंकि वो वाला आदत है। अब इसी आदत में वो डेली खत्म कर रहा। अब अगर बढ़िया से बीमार पड़ गया तब तो उसके पास कोई बैलेंस नहीं है, उसकी स्थिति खराब हो। और यही चीज इन लोगों के साथ चल रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मसाई मारा के जो समाज थे ये 2 भाग में बटे हुए थे, एल्डर और वॉरियर्स। ये वॉरियर्स कौन थे? योद्धा, नौजवान लोग, लाल कपड़ा पहन के, लाल टोपी पहन के। ड्यूटी क्या थी इनकी? भैंस चोरी करना और हिफाजत करना। इनकी ड्यूटी थी कितना चुरा के लाते हैं, कितना छीन के लाते हैं। तुमको ये भी जान के आश्चर्य हो, कई जनजाति ऐसे रहे जो बाघ के शिकार छीनते, शेर के शिकार छीनते। अब उनकी ड्यूटी यही है कि हिरन को शेर जैसे ही मारा, वो हिरन आवाज किया, बस 50 आदमी पहुंचे, शेर को भगा के उसका शिकार छीन के ले आएंगे कि ताजा मरा है बाकी खाएंगे। शेर के मुंह से शिकार छीनना, सोचो कितना टफ। तो इन लोग की इस तरह की ड्यूटी रही। तो ये वॉरियर्स लोग थे, योद्धा लोग थे। एल्डर्स को कहे वरिष्ठ जन, इनकी ड्यूटी है पूरे कोई तरह का विवाद है कुछ है तो इसको निपटाएंगे। ये थोड़ा सा बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो केवल शांति स्थापित करेंगे, और ये है लड़ाई स्थापित करने वाले। तो इनका समाज बड़ा बढ़िया बटा हुआ था। लेकिन अंग्रेज क्या किया, जब आया तो कहा चुपचाप रहो, ये सब खत्म करो, तुम्हारा मसाइयों का एक मुखिया होगा और वही सब चीज देखेगा, लूटपाट नहीं करे। तो अंग्रेज इनके सिस्टम को काफी हस्तक्षेप करके खराब भी किए, लेकिन फिर भी ये अपनी नीतियों से चल रहे थे। अब बारी आ रही है क्वेश्चन का। इस लेसन से ही केवल कुछ क्वेश्चन चले, बाकी एनसीईआरटी से इतने क्वेश्चन चलेंगे कि आपका मन भर जाएगा कि बहुत हो गया है। तो इसलिए ये तो हम लेसन बाई लेसन भी आपका चले हैं और बाकी ओवरऑल भी चलना है। तो ओवरऑल क्वेश्चन यूट्यूब पर इधर हमने सीरीज शुरू किया, तो अब उसको देख लेंगे। हमको याद नहीं, मॉर्निंग 6:30 से और एक रात 9 से। तो एक समय साइंस रहेंगे और एक समय सोशल साइंस रहे। सोशल साइंस में कंप्लीट एनसीईआरटी का यही सीरीज चले, 9 से फिर 10 से क्लास वाइज चलते जाएंगे। तो आप लोग उस सारा क्वेश्चन चुके पढ़ा हुआ अब तो बनाने में मजा आएगा। नहीं पढ़ा हुआ जिन बच्चों का, वो बेचारा रटेगा कि अगर बी होगा अगर ए होगा, और फिर घुमा दिया तो कहेगा जाओ वाला चॉइस नहीं है। तो दोनों में अंतर रहेगा। तो आप लोग उसमें बढ़िया कर पाओगे। कल से ही शुरू है, उसमें भाग लेना, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा बच्चे देगा। क्वेश्चन पहला नंबर, मसाई जनजाति क्या मानते थे? सुन लो, पहले सुनो। चॉइस, जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है, पशुओं को अपना परिवार। आंसर क्या होगा? जल्दी बोलिए। अच्छा, कितने बच्चे को? अच्छा नीचे से चले, डी लग रहा है कितने को? डी, डी, सी, बी कितने को लग रहा है? बी,
बहुत बढ़िया, कितना नालायक है तुम लोग रे। अभी समझाए थे मसाई घुमंतु जीवन जीते थे, पशुओं को अपना परिवार समझते थे। वो पशुपालन जब कर रहा है तो हल चलाएगा, हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध समझते थे, और इसलिए सही आंसर डी, इनमें सभी। परीक्षा में तुमको जान के ऐसा ही देगा कि लगेगा कि लड़ गया, मसाई लड़ल है पशुओं का परिवार, एट कन्फर्म, और मालूम चला कि नीचे चला गया। पूरे चॉइस को बढ़िया से पढ़ो, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। चलो अगला नंबर क्वेश्चन है, रायका। रायका जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आपको अभी बताए थे रा से रा, रायका राजस्थान, तो बिल्कुल सही आंसर राजस्थान। ये तो इतना सरल है कि हाथ उठाना बेकार है। बोलो, तेलंगाना की जनजाति नहीं है, क्या होगा? कितने बच्चों को ये लग रहा है? करूमा नहीं, बी गोल्ला नहीं, कुरबा नहीं, और धंगर, धंगर में लंगर, और लंगर माने महाराष्ट्र। पूछ रहा तेलंगाना, तो ये धंगर हो जाएगा। बहुत सुंदर। मालधारी चरवाहे कहां से संबंधित? जल्दी बोलिए। कक्ष की रन। तो इस सब में तो कोई भार ही नहीं पड़ रहा। आएगा भार वाला भी आएगा, घबराओ नहीं, आएगा भार वाला, आ गया। अब देखो एनसीईआरटी उसी किताब से, कहीं हम इधर उधर से नहीं लिए। एनसीईआरटी में अब क्वेश्चन कैसे घुमाएगा उसको सुन। जो लड़के बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे, उन बच्चों को इस स्तर पे सीखना ही नहीं कि कौन धंगर, तो वैसा क्वेश्चन तो चलो ठीक है रहेगा ही, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट इन प्रश्नों से होगा। सिर्फ 5 प्रश्न से रिजल्ट होता है, बस इतने सुन लो। बाकी 5 प्रश्न से ही रिजल्ट है। हल्का क्वेश्चन गलत ना करो, और स्तर का 5 क्वेश्चन तुमको रिजल्ट पे ले जाएगा। लाख कहीं पढ़ लो, तुमसे 5-10 क्वेश्चन कभी पढ़ने के बाद नहीं बनेगा, क्योंकि वह प्रश्न नहीं बनाने के लिए ही होता है, उसको बनाना ही नहीं। सेटर जान के देता है कि बना ही नहीं, तो उससे रिजल्ट किसी से नहीं बनता है, तो रिजल्ट को प्रभावित नहीं करता। लेकिन ऐसे प्रश्न आपसे बनना चाहिए, एकदम एनसीईआरटी से हमने लिया है। प्रश्न को अभी पढ़ रहे हैं, सुनो जरा ध्यान से। एक घर में 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे। उनमें से 2-3 जंगल में जानवर चराते, जबकि बाकी खेत संभालते। फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन का यह उल्लेख किस जनजाति से संबंधित है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसे करके देगा। तो ये सब प्रश्न जो है ना खतरनाक है। इसको अब एनसीईआरटी किताब रखे हो तो थोड़ा चोरी कर सकते हो। पेज नंबर 101, देखो पेज भी बता रहा है। एनसीईआरटी धीरे धीरे तुमको सब याद रहेगा कहां से लिया गया। 101 में बीच में ख में देखो, नीचे मत देखना। ख में बीच में लिखा हुआ पेज 101 निकालो, और ख में देखो एक लाइन लिखा हुआ, उसको पूरा पढ़ो। तो उसमें आपको एक लाइन लिखा, ख में देखो, ख कहां है? बीच में ना बोल रहा है नालायक। हाँ पढ़ो। अब पहले चोरी कर लो, चोरी करने भी तो आ जाए। मेन बात तो ये है कि चोरी करने आ। पेज 100, तुम धीरे धीरे कुछ भी बोलेगा स्टेटमेंट तो हम बताएंगे पेज ई पर है। इतना एनसीईआरटी धीरे धीरे घुल मिल जाना है कि कहां से क्या लाइन निकाल रहा है। मिला सबको रे? पूरा उगला पढ़, पहले लाइन, वो लाइन पूरा पढ़ो। बीच से उठा लिया गया उसी में से, वो लाइन पूरा नीचे तक पढ़ो, और देखो कहां से वो लाइन लिया गया। एक घर में 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे, ये लाइन मिला तुमको? हाँ अब देखो किताब उल्टा तो कितना आसान लग रहा है। नहीं ना मिला, इसको मिला भी नहीं, पूरा देख लिया, परेशान होके मिला भी नहीं इसको रे। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को क्यों लिए, चोरी करने क्यों कर रहे हैं? कारण किताब पढ़ने के तरीका तुमको समझ में आया। क्योंकि तुम अगर स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो तुमको इन्वर्टेड कॉमा में ऐसा प्रश्न देख, अब उसमें क्वेश्चन दे दिया फ्रांसिस बुकानन का एक स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट भी ऊपर कुछ है, लेकिन कहीं से उठा लिया और कहा एक घर में 7-8 नौजवान मिल जाएंगे, 2-3 जंगल में जानवर चराएंगे, बाकी खेत संभालेंगे। ये बुकानन का यह उल्लेख किस जनजाति से संबंधित है? तो बिल्कुल सही आंसर है, किससे है? गोला से संबंधित है। तो ये पढ़ने के टेक्निक सीख लो, उसके बाद ऐसा नहीं सन चलाएंगे हम बहुत सारा क्वेश्चन। पूरा अभी लग रहा है कि 9वां है अब खत्म हो गया। कितना खत्म हुआ वो तो हम जब जिस दिन लेवल का चलेगा ना, सब पेज नंबर सहित बताएंगे तो लगेगा कि जाई वाला रंगवे नहीं किए थे। तो ये भी मत कर देना कि सब लाइनें से रंग देना। ध्यान से खाली समझना है कि हमको इस स्तर पे स्टेटमेंट निकालना है। चलिए
अगला नंबर मसाई का अर्थ होता है मेरे लोग। सेरेंगेटी नेशनल पार्क कहां है? जल्दी बोलो। सेरेंगेटी नेशनल पार्क तंजानिया। सांबुरू नेशनल पार्क केनिया, वेरी गुड। मसाई मारा नेशनल पार्क केनिया। अंबासेली नेशनल पार्क ये भी दिया है, ये भी हमको लगता है 97-98 पेज पे फोटो एक दिया हुआ होगा नीचे में ही, 97 या 98 पे होगा, उसमें देखो नाम लिखा हुआ होगा, इसमें अंबासेली नेशनल पार्क है लिखा हुआ। ये कितना पेज पे है? नहीं मिला रे, नीचे में ही होगा अंबासेली नेशनल पार्क। नहीं है? अरे तो 99 भी देख ले, इसमें क्या दिक्कत है? देखो यहाँ नाम लिखा हुआ मिला कि नहीं, अंबासेली नेशनल पार्क। हम इधर उधर से नहीं लिए हैं, सब एनसीईआरटी से ही लिए। अब फास्ट देख के बताओ क्या नंबर पेज पर है? लोग चोरियों करने नहीं आ रहा है, क्या करेगा इन लोग नालायक। अभी तक नहीं मिला तुमको रे? पार्क का फोटो बना हुआ है, फोटो में नीचे लिखा हुआ है ये अंबासेली नेशनल पार्क में ये सीन है। तो अब देखो उसमें फोटो के नीचे क्या है, फोटो ये दिन आ गया रे। नहीं मिला, राम कही तुम लोग को नहीं मिला रे? मिल गया। कैमा पेज है? 94 में 90 कहे कि जल्दी जल्दी देख ले पूरा। अंबासोली मिला तुमको? हाँ, फोटो देख, फोटो लिखा हुआ नहीं, फोटो के नीचे देखो अंबासोली नेशनल पार्क, उसमें आदमी चरा रहा है भेड़ गाय, उसमें फोटो में देखो। दिखा क्यों रहा है इतना ध्यान से? वो वाला में देख, लोग को गजब चोरी करने आ रहा है रे। ई वाला फोटो में देखो, देखो कौन नेशनल पार्क का फोटो है? नहीं, नहीं मिला। हाँ हाँ, देखिए सही है, देखो उसको मिल गया। अरे देखो ना, पहला तो ई मत नालायक चले जाना कि वन जी में खोजना, चरवाहे में ना होगा, वन जी में मत चले जाना। तो खैर चलो सुनो, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इतनी गहराई से जाएगा। 110 में है, 110 नंबर में निकाल। ओ इन लोग बेचारा पूरा पन्ने में उल्टा गया, यही दिक्कत है, पूरा पन्ने उल्टा के खत्म हो गया। 110 के नीचे जो व्यक्ति के नीचे देखो लिखा हुआ है, हाँ देखो मिला होगा अंबासोली नेशनल पार्क, ये नाम मिला लिखा हुआ रे, उसको बस अंडरलाइन रखो, तुमसे पूछा जाएगा कहां। जितना लिख दिया वो क्वेश्चन है, बस इतने समझो और इतना गहराई से देखना है। तुम लोग का लक्षण क्या है? फोटो देखा है, दो आदमी है, हटाओ, ये नहीं करना है। उसके नीचे कोई स्टेटमेंट है, किसी नेशनल पार्क का है, तो वो एक प्रश्न बनेगा, इतना ध्यान देना है, इसीलिए तुमको उतना दिखवाए। तो ये भी केनिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी अगला नंबर, तंजानिया का पुराना नाम क्या है? जल्दी आंसर बोलो। जर्मन ईस्ट अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का पशुपालक जनजाति था, जल्दी बोलो। देख रहा है, दक्षिण अफ्रीका, तो गांधी जी से जोड़ दिए थे, जुल्लू युद्ध याद आया ना? अभी तो एकदम ताजा होता ना जुल्लू, नहीं तो परीक्षा में जुल्लू ये पता नहीं कहा। ये क्लियर हो गया है सबका ना? चलिए नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग देखें। अब अपराधी जनजातीय अधिनियम कब पारित हुआ? 1871। कौन सा मेला ऊंट बिक्री से संबंधित नहीं है? पुष्कर मेला मार रहा है, बोलो जल्दी से। अच्छा सुनो, नागौर मेला बहुत विश्व का दूसरा सबसे, मान के चलो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है पशु मेला का नागौर मेला, राजस्थान का ऊंट मेला ही है। बलोत्रा मेला, ये बलोत्रा मेला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बलोत्रा मेला भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऊंट से संबंधित है। पुष्कर ये तो ऊंट के लिए काफी फेमस है, इनमें से कोई नहीं। बुग्याल घास का मैदान कहाँ है? चलिए बोलिए। उत्तराखंड। अब देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन फिगर से ही लिए हैं,
अब देखें कितना, गेस करो, ये सब क्वेश्चन में ही लड़के दे दिया तो छटपटाते निकलता है, कहां से दे दिया, एनसीईआरटी से हूबहू दिया, चोरी भी कर सकते हो। क्वेश्चन है भैंस पठारी क्षेत्र में अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि इससे ऊपर नहीं जा सकता। पेज की चोरी करके भी आंसर दे दो तो माने सही है। 20,000, 18,000, 15,000, 11,000 मिल गया। कैमा पेज 98 नंबर पेज। ये लोग चोरियों करे ना, लायक भैंस के फोटो खोज रहा होगा ये लोग, हम समझ रहे हैं, ये लोग मामूली नहीं है ना। देखो 98 पेज में सबसे नीचे लिखा हुआ होगा ये भैंस इससे ऊंचाई पर नहीं जा सकता 10,000 से 11,000 फुट, और वो लाइन उठा के क्वेश्चन बन गया। अब समझ में आ रहा क्वेश्चन कैसे बनाएगा। ये सब क्वेश्चन दिया तो समझ ही रहो, लड़कन कहेगा का सब किताब पढ़ लिए, भैंस कितना जाएगा, ये कौन किताब, बायोलॉजी टीचर नहीं ठीक से पढ़ाया, फिजिक्स वाला के तो नहीं बोलेगा, हिस्ट्री वाला के तो बेचारा कहीं बदनाम नहीं करेगा, वो सोचेगा भी नहीं कि भैंस हिस्ट्री में होगी। बात समझ रहा ना। तो इसीलिए जबकि ये इतिहास के सेक्शन से उठाया था, तो चलिए बहुत ही सुंदर। ये देखिए अभी जस्ट हमने प्रयास किया कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से इसको ठीक करें। सुन लो, आप इधर चूंकि टीचर एग्जाम के कारण थोड़ा इसकी कंटिन्यूटी हल्की बढ़ाना पड़ रहा है, तो इसलिए इसमें हम मेहनत करेंगे, सारे बैच के सिस्टम अभी चलेगा। तो इसमें दरोगा वाले जो बैच है उन लोग का 10 के बाद थोड़ा सा हमारा स्पीड 10 दिन विशेष रह जाएगा उन लोग में, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 10th का एनसीईआरटी कल से शुरू हो, 0 से स्टार्ट करें, और इसीलिए जितने अच्छे से समझ रहे हो उसी तरह से हम लोग उसको कंटिन्यू खत्म कर देंगे। तो कल से एनसीईआरटी कल भी हम पढ़ाएंगे, तो इसलिए कल 10th क्लास शुरू होगा, नए फेज की शुरुआत करेंगे। आज का क्लास क्लियर है ना सबको। आज खाली उद्देश्य यही है कि समझ लो कैसे क्वेश्चन देंगे, वो इसी ही दे के हम टेस्ट लेंगे। पूरा किताब अब पढ़ के तैयार रहना, बात समझ गया ना। हाँ बोला जाए, पीडीएफ तो मिल ही गया होगा। कितने बच्चों को मिल गया, ऑफलाइन वाले बच्चे को कितने को पीडीएफ मिल गया? अरे तुमको मिल गया, हाँ खड़ा हो। ग्रुप में है ना जुड़ा हुआ, टेलीग्राम ग्रुप में जो हम देखे हैं उसमें एक ही बार लगातार हो गया। ऑनलाइन वाले को तो एप्लीकेशन में ही मिल जाता है, ऑफलाइन में जो भी बच्चे हो टेलीग्राम यहीं पर बना हुआ, तो अपना मिल लोगे ऑफिस में या सोनू सर से मिल लोगे और उसमें जुड़ जाओ। ऑलरेडी सारा पीडीएफ डाला हुआ है, वहां जाकर डाउनलोड कर लोगे, अपना मिल जाएगा। जिसको नहीं मिला वो ले लोगे, पीडीएफ सब ऑलरेडी अपलोडेड है। पीडीएफ देख लो, किताब देख लो, फिर टेस्ट कल से शुरू रहना, जिस समय रूटीन दिया रहेगा उसमें सही हो जाएगा। हाँ टीआरई 3 के पहले खत्म कर देंगे, मार्च में आपका टीआरई 3 के पहले खत्म करेंगे, जरूरत होगा सैटरडे संडे बढ़ा दें। पीडीएफ नहीं डाउनलोड हो रहा है तो टेक्निकल टीम 700 पे संपर्क कर लीजिए, कर देगा। आप लोगों को तो पीडीएफ मिल ही रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चे को सबको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है।